स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। आज इस वीडियो में हम 67th बीपीएससी सीडीपीओ के लिए आज ये सेक्शनल टेस्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं। और आप जानते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ में मैं जो सेक्शनल वाइज कलेक्शन लेकर के आता हूँ विभिन्न प्रैक्टिस सेटों से। और इस वीडियो में आज मैंने करेंट अफेयर्स और साइंस का क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इसके प्रश्नों का और उसका एक्सप्लेनेशन का अच्छे से अध्ययन कर लें, और एग्ज़ाम में जो है उसमें आपको निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखते हैं। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए 2021 का व्यास सम्मान दिया गया है। और आप लोग जानते होंगे कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 में बोला कि स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? कोविड के कारण जो थी इसकी मिशन धीमी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो स्मार्ट सिटी की सभी परियोजनाएं जून 2023 तक पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में। 2021 के डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो डेविस कप बहुत बार पूछता है कि किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। तो बोल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2021 के डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन है रूस ने। और रूस के पूछेगा अगर खिलाड़ी का नाम रहेगा ऑप्शन में, तो रूस के डेनियल मेदवेदेव ने ये खिताब जीता है। याद रखिएगा, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने। और किसको हरा करके? तो क्रोएशिया के मारिन सिलिक को हरा करके इन्होंने जीता, यानी कि जो विजेता था रूस और उप विजेता बना था क्रोएशिया। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। बोला गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट है ये 1 मिनट, और 19 में ही एक चीज़ और नोट कर लीजिए। तो पहला नंबर आपका हो गया सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन ऑप्शन सी, सदर बाजार दिल्ली को। और अगर दूसरे नंबर का पूछेगा तो उड़ीसा का गंगापुर पुलिस स्टेशन को। और तीसरे नंबर पे जो है हरियाणा का भट्टूकला पुलिस स्टेशन को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में। बोरा निम्नलिखित में से किसे एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है? तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है ये अभी ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोट जो कर लीजिए ऑप्शन के हिसाब से कि अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा तथा अमृता सुभाष को एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कोंकण सेन शर्मा नहीं है, अमृता सुभाष है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन ई मारिएगा, क्योंकि एक भी यहाँ पे मैच कर रहा है। हाँ, अगर कोंकणा सेन शर्मा भी हो जाता ऑप्शन में तब ऑप्शन ई हो जाता एक से अधिक। तो यहाँ पे अमृता सुभाष है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में कि असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष ऑप्शन बी रतन टाटा को। उनके कैंसर के योगदान के लिए, क्योंकि असम में जो है कैंसर के इलाज के लिए इन्होंने संस्थागत स्ट्रक्चर तैयार किया है रतन टाटा ने। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में। बिहार के किस जिले को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है? तो ये मैंने बिहार करंट अफेयर्स का जो सीरीज चलाया था उसमें अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आसानी से दे दिए होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा सुपौल को। ठीक है, सुपौल को बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। और ये जो है ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के तहत सुपौल को इस रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में। बोला कि पैनेक्स 2021 एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है, यह किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिए। पैनेक्स 21 एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है।
पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिम्स्टेक के द्वारा ये आयोजित किया गया था। और इसका उद्देश्य जो है वो आपदाओं में सहयोग का निर्माण करना है। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में बोला कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा यूक्रेन, और अफगानिस्तान में निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में बोला यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाओमी कवासे को। और एक चीज़ याद रखें कि यूनेस्को का महानिदेशक जो है वो है आंद्रे अजोले हैं, और इन्होंने ही जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे को सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट है ये 26 में बोल रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो स्वयं सहायता समूह को यहाँ पे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये जो है ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट के साथ ये सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में। 27 में यहाँ पे बोल रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो 27 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील अरोड़ा को, जो कि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इन्हें ही स्टॉकहोम स्थित एक अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो सुनील अरोड़ा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में, सी इज अ चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये याद रख लें, NCW के द्वारा ये शुरू किया गया है। NCW यानी कि क्या, तो ये हो जाएगा नेशनल, ये एक मिनट, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो 28 का होगा सी इज अ चेंज मेकर अभियान, ये क्या है। तो सी इज अ चेंज मेकर जो शुरू किया गया है, यह सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये उसमें एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये जो है NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और NCW है नेशनल, एक बार NC काउंसिल तो होगा नहीं, और यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा क्या है NC से, एक मिनट हम बताते हैं। हाँ, नेशनल कमीशन है, ठीक है, आयोग मतलब हो गया कमीशन, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी NCW, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में। 29 बोला हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बना है। तो हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अरब देशों के लिए नंबर 1 बन गया है आपूर्तिकर्ता। तो ये जो है ये ब्राज़ील को पछाड़ करके हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो एक चीज़ आपको याद रखना है ये कि 2020 में अरब लीग के करीब 22 सदस्य देश हैं के द्वारा जो आयात किया जाता है कृषि व्यावसायिक उत्पाद, उसमें ब्राज़ील का जो हिस्सा है 8.15% और भारत का जो हिस्सा है वो 8.25% हो चुका है। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में, किस देश ने हाल ही में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण सर्को को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि सर्को क्या है। यहाँ पे तो बता दिया गया है कि दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है कि सर्को क्या है। ठीक है, उसमें ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन से भी एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है कि सर्को की मंजूरी किसने दी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने यह मंजूरी दे दी है। और देखिए सर्को में जो है क्या उपयोग किया जाएगा, तो एक उपयोग किया जाएगा हाइपोएक्सिया और हाइपोकेपिनिया के द्वारा यहाँ पे
गैस है उसके द्वारा एक दर्द रहित तरीके से खुद को मारने की अनुमति देगा। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया गया। यहाँ पे बिहार के बारे में पूछ रहा है, तो बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा में। ठीक है, तो नालंदा में ऐसे क्या है कि आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि आयुष मंत्रालय के द्वारा करीब करीब 4 राज्यों में आयुर्वेद पर्व आयोजित किया गया, जिसमें से बिहार में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यह पर्व आयोजित किया गया। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये तो आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव याद रखिएगा, ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है। नेक्स्ट आइए 34 नंबर में, बुरा हाल ही में खबरों में रहे क्रिकेटर एजाज पटेल किस देश के लिए खेलते हैं। तो ये जो है ये आपके न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और चर्चा में क्यों है, खबर में क्यों है, तो ये बात है कि इसकी जो एजाज पटेल जो है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में अकेले 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत में अनिल कुंबले ने किया था। तो याद रखिए ये तीसरे खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जो एक ही टेस्ट क्रिकेट में पूरे 10 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में, बोला कि हाल ही में खबरों में रहा रुद्रा क्या है। तो याद रखें ये ऑप्शन सी हो जाएगा, एक स्वदेशी सर्वर है ये, और ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया गया है और इसके राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, हाल ही में किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकरों पेपर बाय के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने। और इसमें जो है इसके तहत हॉकर की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 2 लाख रुपए तथा प्राकृतिक मौत होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ये नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लेना चाहिए अगर नहीं जानते हैं तो। देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ कहाँ किया गया है देश में प्रथम बार, तो 37 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा में। ठीक है, बिहार के दरभंगा में स्थित राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में, बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगा। तो 38 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गया से नहीं गुजरेगा। याद रख लें कि गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक 6 और 8 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार होगा और यह राज्य का जो है 5वां एक्सप्रेसवे होगा जो बिहार के 10 जिले गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया व किशनगंज से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो यहाँ पे याद कर लें 39 का जो द्वितीय क्षेत्र का यहाँ पे पूछ रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र में इसका योगदान 19.5% हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। लेकिन अगर प्राथमिक क्षेत्र पूछेगा तो 19.2 प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा और अगर तृतीय क्षेत्र पूछेगा तो सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा 61.2%। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में, तो खैर यहाँ से हाँ ठीक है 40 नंबर आइए। 40 नंबर में बोल रहा है कि बिहार के पंचायती राज संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष से लागू है। तो ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग को जानना चाहिए। तो इसका हो जाएगा बिहार में पंचायती राज संस्थान में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान वर्ष 2006 से लागू है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नगर पालिका में निर्वाचन में ये जो आरक्षण है ये 2007 से लागू हुआ था। याद रख, पंचायती राज संस्थानों में तो 2006 में लागू था ओबीसी आरक्षण, लेकिन नगर पालिका में ये नगर पालिका निर्वाचन में इसे 2007 से लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में,
बोला कि आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ को पदोन्नत कर आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। ठीक है, और आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, और इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए, 41 हो गया। अब जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे से साइंस का हमारा क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स का हो चुका है, अब साइंस से लेकर के क्वेश्चन। साइंस में आप लोग जानते होंगे करीब करीब 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस से आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे हमने साइंस को भी कवर करने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका भी मैंने संकलन यहाँ पे निकाला है। तो चलिए यहाँ पे 100 नंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि सेट में 100 नंबर से ही आपका शुरू हुआ था ये करंट अफेयर्स, ये साइंस का क्वेश्चन। तो चलिए, लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है 100 का, ये तो बहुत बार बीपीएससी में पूछ चुका है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा डायोप्टर में। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और लेंस की क्षमता का मान उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कि डायोप्टर बराबर 1/f होता है। ठीक है, और इसको आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 101 नंबर बोरा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि एक इसको जी कैपिटल जी में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जी का जो मान होता है वो क्या होता है, तो ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, और इसका जो मान होता है ये हम लोग कहाँ से निकालते हैं, तो देखिए एक फार्मूला होता है F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो यहीं से ये जी का वैल्यू रहता है। तो इसका जो सही मान है 101 का, आप लोग बताइए कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जो फार्मूला मैंने लिखवाया था उसी से इसका यूनिट भी निकल जाता है आसानी से। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का यूनिट क्या होता है, या फिर इसका वैल्यू क्या होता है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है 102 में। 102 में बोला कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है, यह किसका नियम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पास्कल का नियम है। ठीक है, पास्कल के नियम के अनुसार प्रथम नियम था कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है, और दूसरा था कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है, और दाब जो है यानी कि प्रेशर जो है एक अदिश राशि है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर या फिर पास्कल होता है। नेक्स्ट आई 103 नंबर में। 103 बोल रहा है कि प्रथम बार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। पहले पृथ्वी को ही ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता था, लेकिन एक प्रथम बार कि यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम बार किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर नहीं है। तो इसका 103 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए कोपरनिकस ने ये कहा था। तो इसको भी, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है 104 में बोला निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 104 का ऑप्शन ए ध्वनि तरंग जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। यही वजह है कि चंद्रमा पर जो है 2 व्यक्ति अगर खड़े रहे पास में तो वो क्या बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट है 105 नंबर में अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो 105 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए केमरलिंग ओन्स ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आई 106 नंबर में बोला किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है। तो 106 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान यानी कि मास। संवेग यानी कि मोमेंटम होता है तो P = mv होगा, और नीचे वेग यानी कि वेलोसिटी वे हो जाएगा तो v कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल मास ही बचेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में। ये इंपॉर्टेंट है, त्वरण है, यानी कि त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये होता है वेलोसिटी बाई टाइम।
ठीक है। और ऐसे इसको फिर वेलोसिटी को तोड़िएगा तो फिर मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका सही हो जाएगा। तो त्वरण का ये वाला सही है। बल का आप लोग न्यूटन जानते हैं, सही है। दाब का भी मैंने बताया पास्कल है। संवेग का जो है 100 डी का संवेग का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। याद रखेंगे क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में बोला कि दो बिंदुओं को विभव यानी कि पोटेंशियल में भिन्नता को मापने वाला यंत्र है। दो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता क्या है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में न्यूट्रॉन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 109 का देखिए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, पहले देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी। सही है। कब की थी, तो 1932 में की थी। और बोला कि यह एक उदासीन कण है, ये भी सही है। और बोला कि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो ये भी सही है, सी नंबर भी। और उसके बाद पूछ रहा है कि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग 1.67 इंटू 10⁻31 kg होता है। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो ये जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो यहाँ पे डी जो है गलत है, बाकी ए बी सी जो है वो सही है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 110 नंबर में बोला कि निम्नलिखित में से कौन धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। तो 110 के यहाँ पे धातुओं के महत्वपूर्ण गुण जो बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं कि धातु क्या होता है, कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यहाँ पे ये पहला वाला कुचालक दिया गया है, जो कि गलत है। सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर होता है, ना कि इंसुलेटर होता है। दूसरा है धातुओं का घनत्व उच्च होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग और नोट कर ले कि धातुएं वे तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। तब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है धातुओं पे। और धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धातुएं चमकदार होती हैं तथा उन पर पॉलिश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए धातुओं घनत्व उच्च होता है, 20 सही हो जाएगा। धातुएं आघात वर्ध एवं धातुएं जो है तन्य होती हैं, तो ये भी सही है। अधिकांश धातुएं गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट आइए 111 में डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो डेसिबल का आप लोग जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 112 नंबर, आप लोग जल्दी से बताइए आंसर। मोती पर्ल का मुख्य रासायनिक अव्यय क्या है। मोती को पर्ल भी बोला जाता है, उसका मुख्य रासायनिक अव्यय क्या है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बनाइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3। तो इसका बहुत आसान था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आइए 113 नंबर में 113 बोल रहा है यहाँ पे कि पेरिपेट संयोजक कड़ी है। तो पेरिपेट संयोजक किसकी कड़ी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनिलीडा व ऑर्थोपोडा का यह एक संयोजक कड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 114 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है। ठीक है, सुमलित नहीं है पूछ रहा है। तो हैजा रोग यहाँ पे पहले आइए, हैजा रोग। तो हैजा रोग जो है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट कर लें कि यहाँ पे जो पूछ रहा है कि सुमलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। हैजा रोग जो है वो सही सुमलित नहीं है, ट्रेपोनोमा पैलेडियम से नहीं होता है। ठीक है। तो हैजा रोग जो होता है वो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, जो कि जल, खाद्य पदार्थ तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। बाकी इसमें सभी जो सही है, प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस से, काली खांसी जो होता है बोर्डिटेला पर्टुसिस से, और गोनोरिया रोग जो होता है वो निसेरिया गोनोरिया से होता है। तो यहाँ पे सी जो है वो केवल गलत है। नेक्स्ट आइए 115 में 115 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को
एमिनो एसिड में बदलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है? तो 115 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए इरेप्सिन। इसको आप लोग को नोट कर लेना है। इरेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, बोला मस्तिष्क का कौन सा भाग उपापचय, रक्तचाप तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग उपापचय, रक्तदाब तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लंगाटा। ये वाला पूछा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये वाला पूछ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 116 नंबर। नेक्स्ट आई 117 में कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषताएं हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करती है? कौन सा हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि में विशेषता जो है वो हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो 117 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी एसटीएच हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे देखिए एक बार आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। एसटीएच, टीएसएच, ये सब का फुल फॉर्म होता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। स्टिमुलेटेड होता है, एक का टी का देख लीजिएगा कि क्या होता है, तो इसका भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 118 नंबर में, बुरा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रेशम तथा मकड़ियों के धागे के निर्माण में सहायक होता है? तो 118 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फाइब्रोइन। फाइब्रोइन प्रोटीन्स जो है वो रेशम तथा मकड़ियों के धागे के निर्माण में सहायक होता है, और केराटिन त्वचा, बाल, नाखून के निर्माण में सहायक होता है, और जो कोलेजन तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त होता है, और जो इलास्टिन है एक तंतुमय प्रोटीन है जो लिंगामेंट्स व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतक में मिलता है। नेक्स्ट आई 119 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अनाज, मांस, मछली तथा अंडों से प्राप्त होता है? तो 119 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा कि विटामिन B1 जो है वो अनाज के छिलकों, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडों आदि से मिलता है, और B6 जो है दूध, अनाज, मछली, मांस आदि से भी मिलता है, और यहाँ पे जो है ये बी और सी दोनों हो जाएगा ऑप्शन, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 में किस जंतु के आरबीसी में केंद्रक होते हैं? तो 120 का यहाँ पे ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सामान्यतः आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा में ये आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऊंट और लामा। नेक्स्ट आई 121 नंबर में, बुरा की फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा लैमार्क के द्वारा। लैमार्क ने अपना सिद्धांत फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था, और लैमार्क ने जैव विकास के संबंध में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आई 122 नंबर में, बोरा की घासों के अध्ययन एवं देखभाल को क्या कहा जाता है? तो 122 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रोएस्ट्रोलॉजी। याद कर लीजिएगा, घासों के अध्ययन एवं देखभाल के अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आई 123 में, बोरा नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर की कमी से नींबू में डाईबैक रोग बीमारी हो जाता है। याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक है कि नींबू में लिटिल लीफ रोग भी कॉपर की कमी से ही होता है। नेक्स्ट आइए 124 में, 124 में बोला कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? तो ये आपका जो क्वेश्चन है सीओ का बॉन्ड ऑर्डर, ये आपका 64th बीपीएससी में पूछा गया था पीटी में। तो याद कर ले, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच बॉन्ड में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का माप होता है। 125 में आइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो 125 का जो सी है ये सही सुमेलित नहीं है। रैंसिड बटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें एक एक करके, संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 1 मिनट यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लें कि चींटी का डंक जो है मेथेनोइक अम्ल, यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल इसमें तो पाया ही जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है,
और सिरका विनेगर का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक अम्ल ही है, तो ये भी सही है। और जो सिट्रिक अम्ल जो होता है वो जो पाया जाता है वो आपका सिट्रिक अम्ल जो होता है संतरा तथा नींबू में पाया जाता है, न कि रैंसिड बटर में। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। याद रखिएगा, संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 126 में बोल रहा है 126 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो 126 का यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित है पूछ रहा है। तो 126 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट ली ब्लैंक विधि से प्रयुक्त क्रम से इसका निर्माण किया जाता है। ये जो है यहाँ पे सही है, ठीक है। और याद करें कि हॉबर विधि से जो है वो आपका अमोनिया का निर्माण होता है और इस्पात का निर्माण बेसमर विधि से होता है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 अम्ल का निर्माण जो है वो संपर्क विधि के द्वारा होता है। तो ये सब इसमें सुधार कर लीजिएगा। इस्पात का पूछेगा तो याद कर लीजिए बेसमर विधि के द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछेगा तो संपर्क विधि के द्वारा, अमोनिया का पूछेगा तो हैबर विधि के द्वारा निर्माण होता है। तो ये सब सुधार कर लीजिएगा। ऑप्शन डी जो है ये सही है। नेक्स्ट आइए 127 में बोला कि सोडा लाइम ग्लास के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 127 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सोडा लाइम ग्लास को बनाने में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और फिर सिलिका का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से करके हमारा ये जो टेस्ट का जो कलेक्शन था उसमें करंट अफेयर्स और साइंस का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। और बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को एक नए वीडियो में, नए सेक्शनल टेस्ट में। और उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।